नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। जेबी केसेस की सभाएं लगातार हो रही हैं और झारखंड के साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी होने लगी है, लेकिन अभी भी झारखंड में अभी क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज खुद जुड़े हुए हैं जयराम जी से और इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों पे। पहले तो आप बताइए कि आप महाराष्ट्र अभी दौरा करके आए हैं, बेंगलोर करके आए हैं, वहाँ से आपने झारखंड को कैसे देखा? हाँ बिल्कुल, विगत 2 सालों से ये आंदोलन चल रहा है और हम लोग को अपेक्षा नहीं थी कि आंदोलन करते करते हम लोग को राजनीतिक विकल्प के रूप में इस राज्य में अपने आप को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। तो जब इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने अध्ययन किया और जब चिंतन मंथन किया कि नहीं अब हमें राजनीतिक विकल्प के तौर पर भी मैदान में आना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमने जानने का प्रयास किया कि किन चीज़ों को हम लोग बेहतर करें तो राजनीति हमारी बेहतर हो सकती है या फिर किन के लिए हम राजनीति करनी चाहिए। तो उनमें जाहिर सी बात है, भगत सिंह का वो कथन हमेशा स्मरण में आता है कि असली आज़ादी भारत देश में तभी आएगी जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर खुद को आज़ादी का अनुभव प्राप्त करने के योग्य समझेगा। तो जी हाँ, उसी क्रम में ख्याल आया प्रवासी मजदूरों का और उन्होंने भी हमसे संपर्क साधा कि जब आप झारखंड में तमाम नीतियों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लगातार झारखंड की जनमानस की आवाज़ बने हैं, तो कम से कम प्रवासी की जो पीड़ा है उस दर्द को भी झारखंड में साझा करें। तो उसी क्रम में महाराष्ट्र जाना हुआ, बेंगलुरु जाना हुआ और अभी बहुत सारे स्टेट हैं जहां हमारे प्रवासी झारखंड के लोग रहते हैं, वहां जाने का मैंने आमंत्रण मिला है। और इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि यह है कि विगत जो साल बीता जिसमें कोरोना का दौर हमने देखा, उसमें लगभग रजिस्टर्ड 12 लाख मजदूर झारखंड वापस आए थे। अगर आप अनऑफिशियल ऑफिशियल सबको मिलाकर एक अनुमान आंकड़ा तो मुझे लगता है 20 लाख के आसपास झारखंडी मजदूर बाहर में रहते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल देखें, झारखंड सरकार के किसी मंत्री का एक शर्मनाक बयान आया कि मजदूर अपनी खुशी से दुबई कुवैत जाते हैं मजदूरी करने के लिए, अपनी खुशी से जाकर 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, अपनी खुशी से वो प्रत्येक 15 दिन में मर के घर आते हैं। कितना शर्मनाक बयान आता है एक मंत्री का कि मजदूर खुशी से जाते हैं अपने राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए, जो प्रत्येक 15 दिन में मर के जान गंवा के आते हैं, ये खुशी है उनका। तो इतना घटिया लोग इस राज्य में अगर राजनीति करेंगे, इतने घटिया सोच के लोग अगर इस राज्य की पॉलिटिक्स में अगर रहेंगे, तो मजदूरों के साथ साथ किसान से लेकर युवाओं को परेशान हताश होना ही पड़ेगा। इनकी बहुत निम्न और घटिया सोच है। मैं पढ़ रहा था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इतना घटिया बयान एक मंत्री का आता है कि मजदूर खुशी से जाते हैं, यानी खुशी से मरना चाहते हैं 15 दिन में। यह आंकड़ा है, बगोदर, बिशुनगढ़ और डुमरी इत्यादि जो क्षेत्र है उनका आंकड़ा है कि प्रत्येक 15 दिन में एक मजदूर मर के घर वापस आता है। आप इन आंकड़ों पर कैसे काबू पाएंगे? देखिए, इन आंकड़ों पर जब तक आप इस राज्य में जो भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, जो भी कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं, जब तक अभी हम जस्ट कल ही एक रिसर्च तैयार किए हैं कि हमारे धनबाद क्षेत्र में 214 माइंस के काम होते हैं, जिसमें आपके 40,000 के आसपास गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 1 लाख से प्लस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो इस तरह आंकड़े हम लोग भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि उन पर हम लोग निजात, ऐसा बात नहीं कि हम लोग अगर मजदूरों के पक्ष में बयान देते हैं तो सिर्फ बयान देते हैं और भाषण देते हैं, स्टडी करते हैं। हम चाहे कल का रिपोर्ट को देखें ना, वहाँ बकायदा हम आपके चैनल के माध्यम से साझा थोड़ा सा करना चाहेंगे। तो हमारा जो प्राथमिकता रहेगा, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप जो हमारे नेता अगर नीति बनाने के साथ साथ अपनी नीयत को स्पष्ट रखेंगे, तो मेरा मानना है कि मजदूरों की समस्या का समाधान है। ऐसा नहीं कि हम लोग चिंतित नहीं होते। ये देखिए, कल का हम लोग अपना डाटा आंकड़ा निकाले हैं कि अगर हम, और प्रवासी मजदूर है हमारी प्राथमिकता, ये सारा डिटेल्स माइंस का कहाँ बनता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लगातार रिसर्च करते हैं। तो आपके रिसर्च को थोड़ा हम लोग भी साझा कर देंगे कि कहाँ क्या। देखिए, BCCL का रिसर्च हम लोग कल के निकाले हैं। धनबाद 214 खदानें सन 1971, सोर्स है www.bcclweb.in। सारा चीज़ हम लोग रिसर्च करके निकाल के रखे हैं। 214 जो है आपका माइंस चल रहा है। आप अगर एक माइंस में अगर 5 गांव की अगर कल्पना करते हैं तो लगभग 1000 गांव विस्थापित हुए हैं। उसके बाद अगर एक माइंस में, चूंकि एवरेज अगर आप मानते हैं, हम लोग ऐसे अनुमान माने हैं 100 करोड़ का इन्वेस्ट, तो लगभग माने 21,400 करोड़ का इन्वेस्ट। इस तरह बहुत सारे आंकड़े निकाल के हम लोग रखे हैं। अगर हम लोग जगह में आते हैं तो उन आवाज़ को अगर हम लोग सदन में मजबूत करते हैं, चूँकि सदन तक हमारी आवाज़ नहीं जाती है, सदन में कोई बात करने वाला नहीं है, तो बाकायदा जब हम लोग, आपको क्या लग रहा है कि सदन तक आपकी आवाज़ कितनी पहुँच रही है, पहुँच भी रही है कि नहीं? ना के बराबर सदन, कोई भी नेशनल मीडिया झारखंड के न्यूज़ को चलाता कहाँ है, आप दिखाइए। 2 सालों से आंदोलन हो रहा है, मानव श्रृंखला में 5 लाख लोग खड़े हैं, डोमिसाइल को लेकर ये राज्य लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया में हमारे मुद्दे गौन हैं
और जिस कारण देश सदन हमारी मुद्दों से अवगत नहीं हो पाती है। जो हमारे सांसद चुन के गए हैं केवल अपना मतलब रखते हैं, अपने महीने की तनख्वाह से मतलब रखते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने से मतलब रखते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने से मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर हम मजदूरों की बात करके आए हैं तो आने के बाद हम लोग स्टडी करते हैं, और देखिए ये स्टडी आपके हाथों, मेरे हाथों में, आपके मीडिया के सामने हमारी स्टडी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग ब्लूप्रिंट सब तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब तक जगह में मौका नहीं मिलेगा आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप एक आंदोलनकारी के रूप में आप आवाज़ दे सकते हैं, आप मीडिया के सामने बात को रख सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकते हैं, लेकिन नीति और नियम की बात तभी होगी और आपकी बात को गंभीरतापूर्वक तभी सुना जाएगा जब सदन में आपको मौका मिलेगा। तो सदन में जब तक ऐसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा जो निडरता के साथ निष्पक्ष होकर बातों को रखें, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मजदूरों की समस्या हो या फिर कोई अन्य समस्या हो जिस पर कोई राज्य गंभीर हो सकता है। अच्छा, बाहर जाने का मतलब अन्य राज्यों में जाने का सिर्फ इतना मकसद था कि प्रवासी मजदूरों से वार्तालाप हो जाए, या फिर इसके पीछे ये भी था कि अन्य राज्यों से भी आपके प्रतिनिधि जेबी गैसेस की तरफ से प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, अभी हम लोग अन्य राज्यों पर नहीं, क्यों जाएंगे? जब हम अपने राज्य के मुद्दों के साथ आए हैं तो हम लोग पहले राज्य के मुद्दों के साथ रहेंगे। अन्य राज्यों में जाने का मकसद यही था कि उनको जानना था कि भाई उनकी क्या समस्याएं, क्या उन समस्याओं को हम झारखंड में कैसा काम कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में हम जो वर्तमान की सरकार है उसके सामने हम कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से वर्तमान सरकार को हम क्या आइडियाज दे सकते हैं। तो इसलिए उनसे गए थे। दूसरा बात, वोटिंग की भी अपील जो है कि भाई 2024 में अपने मत का सदुपयोग करें, और इतनी भारी संख्या में आप यहाँ रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपकी आने वाली पीढ़ी प्रवास की पीड़ा को ना झेले, उसके लिए आपको अपने राज्य में आकर मतदान करना है। इस बात को भी रखा, और साथ ही साथ हमने ये भी यथासंभव कहा कि जितना संभव हो सके हम लोग इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और उसमें आपकी भी भूमिका होगी। अगर हम मजदूरों के लिए नीति की बात करेंगे तो जो मजदूर के यूनियंस चल रहे हैं उनसे आइडियाज़ लेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आइडियाज़ लेंगे। आइडियाज़ लेने में किसी समय कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, इतने सारे आपने सभाएं कर चुकी है, अब अन्य राज्यों में भी जाकर कर चुके हैं, तो आप वोटिंग को लेकर के आप झारखंड की जनता को कितना जागरूक कर पाएँ? क्योंकि आपने ही कहा था कि अभी तक झारखंड की जनता उतना एजुकेटेड नहीं है वोटिंग को लेकर के, तो आप कितना कर पाएँ अभी तक? देखिए, हम कह सकते हैं कि मैंने 4 आना तो किए हैं, पूरा का पूरा आप कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं झूठी बातें होंगी, और मैं झूठी बातों का सहारा नहीं लेना चाहूँगा। मेरा मानना है कि हम लोग 10 में 2-3 लोगों को तो जागरूक किए हैं कि मतलब अपने मत का सदुपयोग करें, और ये माहौल बन रहा है। आप राज्य में खासकर कोयलांचल के किसी गांव में जाएं, कोल्हान के गांव में जाएं, और वहाँ तो एक माहौल बना हुआ है, और बाकायदा जो पॉलिटिशियन हैं उनकी नींद भी उड़ी हुई है। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में पूर्ण बहुमत की तरफ से सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी जेबी गैसेस की? नहीं, देखिए ऐसा कहना जल्दबाजी भी होगी। अभी हम लोग प्रयास में हैं, और हम बार बार रिपीट भी करते हैं कि हम लोग नौसिखिया है। अच्छा, तो मेरा एक उसी के साथ एक दूसरा सवाल भी है कि अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आपकी नहीं बनी तो गठबंधन आपके लिए आप किसको चुनेंगे? देखिए, उसके लिए हम लोग जनता से रायशुमारी करेंगे, बाकायदा जनता से हम लोग अपील करेंगे। जनता जिस ओर हमें जाने के लिए कहेगी उसके बाद हम लोग निश्चय ही निर्णय लेने का काम करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक ये भी रिसर्च आया है कि डुमरी में जब सभा हुआ था, आपका बहुत भव्य सभा था, और उसी दिन मुझे याद है कि सीएम हेमंत सोरेन भी वहाँ पे आए थे। डुमरी में ही किसी और फील्ड में उनका भी था प्रोग्राम। तो ऐसा हमने देखा है कि जब जेएमएम या फिर कांग्रेस का होता है तो उसी शहर में वही जगह पे आप दूसरी सभा कर लेते हैं, पर ऐसा हमने नहीं देखा है कि कहीं बीजेपी या फिर आजसू का हो तो वहाँ पे आप उसी शहर में दूसरा करें। हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, ऐसा नहीं है, हुआ था। बाकायदा हमारी जो सभाएं थी वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सभाएं थी, और उसमें सफलता मिली। यानी हम लोग ये जानना चाहते थे कि वास्तव में हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जनता का रुझान क्या है। एक तरफ अगर माननीय मुख्यमंत्री होंगे और दूसरी तरफ हम लोग अगर सभा करते हैं, और ये सभा तो हम लोग पहले ही बोले थे, जब माननीय मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकाले थे तो उनको हमने कहा था कि आप धनबाद बोकारो में सभा मत कीजिएगा, क्योंकि गढ़वा में पलामू में कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आंदोलन का बेस नहीं है। आप सिमडेगा में लोगों को जाके बेवकूफ़ बनाइए, वहाँ आंदोलन का बेस तैयार नहीं हुआ इस फिलहाल। लेकिन आप अगर धनबाद बोकारो में ये भूल करते हैं तो जनता आपको जवाब देगी, और वही जनता जवाब देने का उनको काम किया। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी आप बोल रहे हैं कि गढ़वा और ये सब मुख्य अभी तक केंद्र नहीं बनाया प्रदर्शन के लिए, तो आप वो सब पे कितना ध्यान दे रहे हैं? आप बाकायदा एक मिनट हजारीबाग पे दे रहे हैं, रांची पे, धनबाद, जो भी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे तो आप पूरा फोकस कर रहे हैं, चीज़ दिख रहा है। पर जैसे जो पिछड़ा हुआ स्टेट्स नहीं ज़िला है, हाँ, जो सिमडेगा हो गया, गढ़वा, पलामू, ये सब पे आप कितना ध्यान दे रहे हैं? देखिए, वहाँ भी हम लोग का संगठन पहुँच रहा है, और चूँकि थोड़ा सा इस बात की भी सच्चाई है कि थोड़ा सा अभी हम लोग वहाँ मजबूती के साथ नहीं उभरे हैं। लातेहार हमारा ठीक ठाक हुआ है, अभी देवघर, चतरा और आपका इधर जमताड़ा भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है, कोडरमा भी हम लोग सही चल रहे हैं,
और उम्मीद है कि भविष्य में क्या हमको लगता है 2-3 महीनों में अगर मेरा सेहत ठीक रहा तो गढ़वा पलामू को भी हम हैंडल कर लेंगे। आपका गढ़ क्या होगा? देखिए मेरा गढ़ कोयलांचल ही होगा और मैंने तो शुरू में ही कहा है कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो भविष्य में कोयलांचल की सबसे बड़ी सनसनी के रूप में हम ही रहे। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें और सबके बोलियों का, सबकी गोलियों का सामना करने वाला शख्स हम ही रहेंगे अगर ज़िंदा रहें तो। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो आपके गढ़ का बात हो गया, चुनावी मुद्दों का बात हो गया, लेकिन अभी हम लोग झारखंड की जनता पे बात करते हैं। पहले आप कहते थे कि झारखंड की जनता बहुत भोली है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, अपने लिए कैसे सोचना चाहिए, सरकार कैसे चुनना चाहिए। अब आप झारखंड की जनता को कैसे देखते हैं, भोली या मूर्ख? देखिए भोली ही समझेंगे, ये मूर्ख नहीं है। मूर्ख क्योंकि मूर्ख उन्हें कैसे कह सकते हैं, ये भोले भाले लोग हैं। ये लोग हमेशा मतलब बहुत जल्दी हर किसी पे उम्मीद करते हैं। अगर आप इनके साथ आतिथ्य के लिए जाते हैं तो बहुत माने गर्मजोशी के साथ ये आतिथ्य आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद लोग इनको ठगने का काम करते हैं। वही आज इनके साथ हुआ है। आपके ही किसी इंटरव्यू में आपने कहा था, हालांकि उस टाइम मुद्दा कुछ और था, लेकिन आपने ही कहा था कि झारखंड की जनता बड़ी मूर्ख है। नहीं, भोली भाली जनता है। कुछ लोग क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मांस मदिरा का प्रचलन है तो उनको मूर्ख ही कहेंगे। तो मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ, क्योंकि आज भी बहुत सारे कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो चुनावी भविष्य को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर मतदान नहीं करते, अपितु उस दिन के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग को मूर्ख की श्रेणी में रखेंगे। और बाकी लोग जो सरकार को समझ नहीं पाती है, लोगों को समझ नहीं पाती है, लोग भाषणों में कहते हैं कि हम आपका बेटा है, हम गरीब का नेता हैं, और पता चलता है जितना बड़ा उनका घर नहीं, उनका बाथरूम है। तो भोले भाली है, वो मूर्ख नहीं। वहाँ पे भोली भाली है कि उनकी बातों में आ जाती है। ठीक है, अभी आपने कहा कि मजदूर आपके प्राथमिकी में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा आप लोग उन पे फोकस कर रहे हैं, और आप बने थे मतलब कि छात्र नेता बन करके उभर रहे थे। तो अब क्या आप एक पॉलिटिशियन रह गए हैं जो कि सारी समस्याओं को साथ में लेकर के चल रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्रों से थोड़ा अलग हो गए हैं? नहीं, छात्रों के साथ है, और उसके लिए हम लोग की विंग भी चल रही है, छात्र विंग। बाकायदा छात्रों के आंदोलन में हम लोग का सबसे ज़्यादा केस अगर हुआ है तो छात्र आंदोलन में हुआ है। चल रही है, केस हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, पर अब आप उस तरह उनके साथ नहीं रहते हैं। मतलब आप पीछे से बैक सपोर्ट भले आप रहते होंगे, पर आप साथ नहीं रहते। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि अब आप उनके साथ रहे जैसे पहले रहते थे, पर स्टूडेंट्स की नज़र में अब आप थोड़ा सा निराश उनको करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे और सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दों पे ही आंदोलन किए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि हमें ये कभी आभास नहीं था कि हम कभी हजारीबाग से भाभ्या जी आएंगे और हमारा इंटरव्यू लेंगे। हम एक साधारण सा छात्र थे। हमने उम्मीद किया था कि धनबाद बोकारो तक ये आंदोलन सीमित रहेगा। मुख्य एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, एक मानव श्रृंखला का कार्यक्रम हुआ, भाषा का विषय विवाद समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पहचान बनी, हमारे जो स्टैंड हुए, और हमारे सबसे बात जो हमारी निर्भीक क्षमता जो दिखी पब्लिक के सामने, धीरे धीरे हमारा कंपनी में एंट्री हुआ, धीरे धीरे विस्थापित मुद्दों में एंट्री हुआ। तो उससे क्या था कि छात्र आंदोलन के साथ साथ तमाम मुद्दे जिससे झारखंड आज शोषित है वो हमारे साथ जुड़ते गए और जुड़ते गए। बाकायदा उन पर भी मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया, रिजल्ट भी मैंने दिया। आज लगभग 30 की संख्या में मैंने मजदूरों को मुआवजा दिलाने का काम किया, जो एक विधायक सांसद अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें कहाँ से हुई? ना हिम्मत के कारण हुई। और हिम्मत कहाँ से मिली? ना पब्लिक साथ में आई। पब्लिक साथ में क्यों आई? ना हमारी विचारधारा स्पष्ट थी, हमारी विचारधारा में कोई दाग नहीं था, इसलिए पब्लिक हमारे साथ आई। लगभग मैंने 500-600 की संख्या में बहुत सारे लोगों को नियोजन में लगाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। अब अगर आप पूरी तरह से कहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम संवैधानिक पद पर नहीं है और हर काम को आप बोलेगा कि हैंडल कर दें सिचुएशन में। तो देखिए, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी आपसे एक्सपेक्ट करती है जनता ही एक्सपेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं हमने भी ये चीज़ सुना था कि आपसे छात्र थोड़ा निराश हो रहे हैं क्योंकि अब आप उनके संग नहीं रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हाल ही फिलहाल रांची में काफ़ी देर तक चर्चा परिचर्चा हुई रांची के छात्रावास में। हम जब भी रांची जाते हैं तो एक बार हॉस्टल ज़रूर जाते हैं, वहाँ के छात्रों से वार्तालाप करते हैं। हाँ, ये और है कि समय अब सबको देना पड़ता है। जैसे एक दायरा होता है, जब एक लड़का जब बैचलर होता है तो उसकी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन जब वो विवाहित हो जाता है तो उसकी दुनिया में बहुत सारे पत्नी, उनके ससुराल वाले जुड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम एक छात्र आंदोलन के रूप में थे तो हमारा फोकस छात्र था, हम सिर्फ छात्रों पर ही हम केंद्र बिंदु के तौर पे रहते थे। लेकिन अब हम लोग मजदूर पे बात करने लगे हैं और प्रत्येक 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना भी घटती है जहां हमें 2 दिन 3 दिन धरने पर बैठना पड़ता है। अभी देखिए FCI में धरना चल रहा है, अभी आप देखिए आपका इलेक्ट्रो स्टील में धरना चल रहा है, बहुत सारे कोलियरी में धरना चल रहा है। तो वो क्या है? मजदूरों के मसले हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दायरा बढ़ा तो बहुत सारे
और भी मुद्दे हमारे साथ जुड़े। तो जब मुद्दे बहुत सारे जुड़े तो जाहिर सी बात जो मेरा पहला मुद्दा था उसी का ना समय यहाँ गया, तो वो चीज़ें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उस मुद्दे के साथ भी हम लोग हैं। अच्छा, अभी जेएसएससी सीजीएल का डेट पोस्टपोन हुआ है और एक धांधली का आप सुने भी होंगे, धांधली का जो पूरा मैटर उठा था, आप उस बारे में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर वो लोग बैठे थे कि एक मैसेज आपके ज़रिए ज़रूर आएगा। आप अभी क्या देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग उनके साथ हैं, आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी करें और जहाँ जो परिणाम होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपने एक लाइन कहा था कि हारी हुई टीम के कैप्टन बनने से अच्छा है कि जीती हुई टीम के 15th प्लेयर बने। इससे आपका क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमारे बहुत सारे जो संगठन के युवा, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जो अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। एक ही विधानसभा में 4-4 लोग अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम लोग के संगठन के माध्यम से उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो चुनाव लड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हार जाएंगे। तो वही संदेश मैंने उनको दिया कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है, कैप्टन का मतलब आप प्रत्याशी हैं, भले आप हार गए लेकिन आप हैं प्रत्याशी, तो हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है कि विजेता टीम का 15वां सदस्य बनिए। भले आप वर्ल्ड कप को फाइनल मत खेलिए, लेकिन ट्रॉफी को चूमने का, ट्रॉफी को छूने का आपका अधिकार रहेगा और जीवन भर आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आज देखिए क्या हुआ भारत के साथ, आज रोहित शर्मा कितना अच्छा खेले, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन था कौन, हारी हुई टीम का कैप्टन। तो इसीलिए हम चाहेंगे हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है आप मार्क स्टोनिस बन के बेंच में रहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के साइड में रहिए, विजेता टीम का कप्तान बनिए। वही मैं संदेश अपने उन युवाओं को देना चाहता हूं जो मतलब अपने आप को एज ए प्रत्याशी के रूप में 4-5 को एक ही विधानसभा में प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए हार जाइएगा तो फिर यही 4 साल बाद क्रिकेट में इंतजार करना पड़ता है और पॉलिटिक्स में 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जीती हुई टीम का एक आम प्लेयर बन के खेलिए, यानी इसका मतलब है कि जो बेहतर उसको सपोर्ट कीजिए। अभी आपके चुनावी कैसे प्रिपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ महीने चुनाव और नज़दीक आते जा रहे हैं, कुछ महीने अब बचे रह गए हैं और आपका इधर हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ देखिए, अब थोड़ा सा बहुत कठिन परिस्थिति में है और हेल्थ का तो असुविधा है और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग प्लानिंग जो किए थे वो थोड़ा सा हम लोग का वीक दिख रहा है। वीक इसलिए दिख रहा है कि मेरा हेल्थ इशू, और फिलहाल इस आंदोलन में कहीं ना कहीं केंद्र का बिंदु हम रहे हैं। आज किसी भी छोटा मोटा आंदोलन तो वहाँ एक पहला डिमांड हमारा होता है लेकिन उसको हम लोग मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो लगातार हम लोग का धरातल पर चल रही हैं। बाकायदा हर एक ज़िले में संगठन का विस्तार भी हो रहा है हमारे, और जनता हमसे जुड़ भी रही है और उम्मीद करते हैं कि बदलाव होगा। अच्छा, अभी आपकी सभाएं सिर्फ पंचायत लेवल पे चल रही है, हालांकि अभी गांडे में होनी है, लेकिन अभी पंचायत लेवल पे चल रही है, उस तरह की भव्य सभाएं नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग क्या संगठन विस्तार पे ध्यान दे रहे हैं या फिर क्या इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है आई कॉन्टैक्ट। देखिए सभा होती है, उसमें मान के चलिए 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग जैसे कि बहुत हो सके, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हों, बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं कि भाई बच्चा दिखता कैसा है, वही बच्चा ही मानते हैं बड़े बूढ़े लोग। तो इसलिए अब आई कांटेक्ट यानी नुक्कड़ सभा कि उनसे हम आई कांटेक्ट होंगे, उनसे एक एक व्यक्ति से जब आई कांटेक्ट बनेगा, जब उसी सभा में, छोटी सभा में, तो उसमें एक प्रभाव बनता है। तो हम लोग अब बड़ी सभाओं को विराम करके, या फिर बड़ी सभाएं जो होंगी वो प्रत्येक 15 दिन में होंगी या तो प्रत्येक संडे को होंगी, बाकी जो दिन होगा वो हमारा नुक्कड़ सभा होगा, यानी छोटी छोटी सभाओं में हम लोग तब्दील किए हैं। और बदलाव संकल्प सभा को अब हम लोग जन आशीर्वाद जनसभा में तब्दील किए हैं और जनता के बीच जाएंगे और बहुत कम समय रहेगा और बहुत कम लोग रहेंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक एक व्यक्ति तक हमारा मैसेज और हम फिजिकली एक एक व्यक्ति तक प्रस्तुत होना चाहेंगे। मतलब आप लोगों से जुड़ने का कार्य अभी कर रहे हैं। अच्छा, और एक अभी चुनावी मुद्दों पे बहुत बात हो चुकी है, अब बात करते हैं, अगर आप जैसे कि आपको वो मिल गया जो आप चाहते हैं, उस पद पे आप चले गए, तो आप भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो अभी लगाया गया है कैंप हर जगह, उसमें मजदूरों का या फिर गरीबों का बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है कि उन लोगों का जो आवास के लिए जो था योजना, उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसा मांगते हैं और वो पैसा देने में असक्षम होते हैं। तो आप इस तरह भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी चेन बना हुआ है, आप अगर चले भी गए उस पद पे तो वो चेन फिर भी वैसे ही रहेगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए सबसे पहली बात, सही बात है, मैं अध्ययन कर रहा था, खासकर चूँकि कंपनी का मुद्दा बार बार आता है तो वहाँ पे मैं अध्ययन कर रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स उत्तरदायित्व हैं और उनके साथ साथ जो कॉर्पोरेट जगत है। तो अगर मेरा मानना है, चूँकि अब BDO CO की बात अगर करते हैं तो आपको शासन और प्रशासन को जोड़ना होगा। अगर शासन में बैठे लोग ठीक से काम करेंगे तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे लोग भी उनसे प्रेरित होंगे, और शासन में बैठे लोग अगर प्रशासन में बैठे लोगों को हमेशा क्लास देंगे और हमेशा एक अच्छा मैसेज देंगे, उनसे बैठा कर बातचीत होंगी, तो मुझे लगता है शासन में बैठे लोगों से ज़्यादा
एक्सपीरियंस, ज़्यादा अनुभव प्रशासन में बैठे लोगों के साथ होता है। लेकिन चूंकि वो भी देख रहे हैं कि ये जब लूट रहा है तो हम काहे पीछे हटें। तो जब एक ईमानदार व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तो बाकी लोगों में अगर दाग भी है तो वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि यार जब हम भी एक मानव जीवन लिए हैं, हम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, तो काहे इस तरह का न्याय करें। लेकिन जब नेतृत्व करने वाला ही अगर उसमें गाइडलाइन नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर बाकी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनमें एक क्राइटेरिया होगा जो उसे फुलफिल करना होगा। और बाकायदा हमने तो ये भी कहा है कि हम लोग का जो पेमेंट होगा उसको भी हम लोग बाकायदा कोर्ट एफिडेविट के साथ इस बात का स्टेटमेंट देंगे कि ये हमारा जो निजी जो पेमेंट आएगा वो भी जनता के हित के लिए जाएगा। चलिए, जेबी केसेस जैसी अपनी सोच सामने ला रही है, सोच जैसे सामने रख रही है। अभी जयराम जी वैसे भी कहते रहते हैं कि अब ये एक विचारधारा बन गए हैं, एक अब ये शरीर नहीं रह गया, विचारधारा बन गया है काफ़ी लोगों का। अब जैसे संदेश ही देते हैं लोग वैसे संदेश लेते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो अच्छी सोच है वही लोगों तक पहुँचे और लोग इनको वैसे ही देखें जैसे ये उनके बारे में सोच करके चल रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।